नमस्कार। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चरर का टॉपिक है वो है अरस्तु द्वारा प्रतिपादित नागरिकता संबंधी अवधारणा। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स की जो तीसरी पुस्तक है उसमें नागरिकता संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया है और उसने लिखा है कि राज्य स्वतंत्र मनुष्यों का समुदाय होता है। राज्य स्वतंत्र मनुष्यों का समुदाय है। इस प्रकार वह राज्य पर विचार विमर्श करने से पहले नागरिकता पर विचार विमर्श करता है। अरस्तु के समय नगर राज्यों में नागरिकता संबंधी जो विचार थे वो अनेक मान्यताओं पर आधारित थे। वहाँ अनेक प्रचलित मान्यताएं थी जिनका अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में खंडन किया है। वह यह बताने का प्रयास करता है पहले कि नागरिकता किसको प्रदान नहीं की जा सकती। तो वह कहता है, इसी क्रम में जो पहला बिंदु है वो कहता है कि कानूनी आधार पर किसी को भी नागरिकता नहीं प्रदान की जा सकती, क्योंकि मुकदमा दायर करने का और अभियुक्त बनने का अधिकार तो विदेशियों को भी प्राप्त हो सकता है और यह अधिकार संधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो कानूनी आधार पे नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। दूसरा, वो मानता है कि किसी विशेष जगह पर, स्थान पर या नगर राज्य में निवास ही होने का आधार पर भी नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे विदेशी व्यापारी और दास भी नागरिक समझे जाएंगे। उसने लिखा है, नागरिकता किसी विशेष राज्य में निवास से नहीं मिल सकती, क्योंकि यदि ऐसा होता तो किसी राज्य में रहने वाले विदेशी व्यापारी भी दास उसके नागरिक समझे जाते। इस प्रकार वह जो तीसरी धारणा प्रतिपादित करता है वो कहता है कि जन्म के आधार पर भी नागरिकता का दावा नहीं किया जा सकता। उसके लिए कहता है कि हो सकता है यह विचार पुराने राज्यों के लिए तो ठीक हो, लेकिन जो नया राज्य गठित हुआ है उसके प्रारंभिक मनुष्यों का लिए यह व्यवस्था ठीक नहीं है। इस प्रकार वह जन्म स्थान के आधार पे, निवास स्थान के आधार पे और कानूनी अधिकार के आधार पर नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है, उसका वह खंडन करता है। तो फिर अरस्तु ने नागरिकता की परिभाषा कैसे दी, उसने नागरिकता को परिभाषित कैसे किया, तो वह लिखता है कि नागरिक कौन है। तो अरस्तु लिखता है कि नागरिक वह है। नागरिक कौन है? नागरिक वह है जो न्याय के प्रशासन में भाग लेता है। क्या करता है? न्याय के प्रशासन में भाग लेता है। दूसरा क्या कहता है? और जो साधारण सभा का सदस्य होने के नाते कानून के निर्माण में भाग लेता है या विधान के कार्यों में भाग लेता है, उसे अरस्तु नागरिक की संज्ञा देता है। इस प्रकार संक्षेप में कहें तो नागरिक वह व्यक्ति है जो राज्य के विधान के कार्यों में, राज्य के शासन संबंधी कार्यों में और न्याय प्रशासन के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाता है, वह नागरिक है। और इस प्रकार अरस्तु ने जो नागरिकता की परिभाषा दी है उससे निम्न बिंदु उभरकर हमारे सामने आते हैं। पहला बिंदु क्या है? उसके पास शासन करने और शासित होने की क्या होनी चाहिए? क्षमता हो। दूसरा वो बिंदु क्या मानता है कि उसके पास
पर्याप्त अवकाश हो। अवकाश क्या है, यहाँ पे सैर सपाटा छुट्टी, मनोरंजन के लिए छुट्टी नहीं है, यहाँ पे है भौतिक व आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर उसके पास शासन कार्यों के लिए पर्याप्त समय हो। इससे क्या कहता है, वो अवकाश की संज्ञा देता है। इस प्रकार ये तीसरा बिंदु है। इस प्रकार वह जो नगर राज्य में निम्न व्यक्तियों के को नागरिकता से क्या कर देता है, वंचित कर देता है। वह क्या कहता है कि संपत्ति विहीन व्यक्तियों को नागरिक नहीं बनाया जा सकता। इसके पीछे तर्क क्या कहता है, क्योंकि संपत्ति विहीन लोग राज्यों के कार्यों में रुचि नहीं दिखाते। वो लिखता है संपत्ति विहीन व्यक्तियों को नागरिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति राज्यों के कार्यों में रुचि नहीं होती। दूसरा बिंदु वह लिखता है कि श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों को भी नागरिकता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इनके पास अवकाश नहीं होता। क्या नहीं होता, अवकाश नहीं होता। तीसरा बिंदु क्या लिखता है कि दासों को, महिलाओं को, विदेशियों को भी नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। चौथा बिंदु लिखता है वृद्ध व्यक्तियों को और भिखारियों को भी नागरिक नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने में सक्षम नहीं होते। इस प्रकार हम देखते हैं अरस्तु ने अपनी नागरिकता संबंधी परिभाषा में ऐसे उच्च मानक रखे हैं कि नगर राज्यों की बहुसंख्यक आबादी नागरिकता से बाहर हो जाती है और कुछ ही व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाती है। जो कौन से व्यक्ति होते हैं, जो वयस्क होते हैं और जो शासन कार्यों में और न्याय प्रशासन में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं और जिनके पास पर्याप्त अवकाश होता है, उन्हें वह नागरिकों की संज्ञा देता है। अब हम देखेंगे अरस्तु द्वारा जो नागरिकता के विचार प्रतिपादित किए गए हैं, उनकी क्या क्या आलोचनाएं हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो पहली आलोचना की जाती है विद्वानों के द्वारा अरस्तु की नागरिकता की, वो इस आधार पे, इस बिंदु के आधार पे की जाती है कि यह जो नागरिकता का सिद्धांत है वो क्या है, अत्यधिक संकुचित और संकीर्ण है। पहली आलोचना क्या है बच्चों, अत्यधिक संकीर्ण और संकुचित। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें उसने विदेशियों को, दासों को, श्रमिकों को, महिलाओं को, बच्चों को, वृद्धों को, भिखारियों को नागरिकता की श्रेणी में रखा ही नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसने जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को नागरिकता से वंचित कर दिया। तो पहली आलोचना यही है कि अरस्तु की जो नागरिकता संबंधी विचार है वो अत्यधिक संकीर्ण है और संकुचित है। जो आलोचना का दूसरा बिंदु है, यह जो सिद्धांत है नागरिकता का, वह अलोकतांत्रिक है। यह तो सर्वविदित है कि वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है और लोकतंत्र में सभी नागरिकों के अधिकार समान होते हैं और सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। लेकिन अरस्तु ने जो नागरिकता की परिभाषा दी है उसमें सभी के अधिकार समान नहीं है, क्योंकि आबादी के बहुसंख्यक को शासन कार्यों में भाग लेने का अधिकार ही प्रदान नहीं किया, न्याय प्रशासन में भाग लेने का अधिकार ही नहीं दिया, किसी के साथ समानता का व्यवहार ही नहीं किया। तो ये जो नागरिकता संबंधी विचार है वो क्या है, अलोकतांत्रिक है। और जो तीसरी आलोचना की जाती है अरस्तु की नागरिकता के सिद्धांत की, वो है
कि जो आज के बड़े बड़े विशाल राज्य हैं, जिनकी आबादी करोड़ों में है, उन पर अरस्तु के जो नागरिकता संबंधी विचार है वो लागू नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यदि आज के समय में इन मानकों को आधार बनाए तो कुछ ही लोगों को, गिने चुने व्यक्तियों को ही नागरिकता प्राप्त होगी और आप बड़े राज्यों की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग नागरिकता से वंचित हो जाएगा। इस प्रकार हो सकता है कि अरस्तु का नागरिकता संबंधी विचार तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों के लिए तो ठीक हो, लेकिन वर्तमान समय के जो बड़े बड़े विशाल आबादी वाले राज्य हैं उन पर यह विचार या नागरिकता संबंधी विचार लागू नहीं हो सकता। इसी प्रकार अरस्तु के नागरिकता संबंधी जो विचार है वो धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण का पोषण करता है। अरस्तु लिखता है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए जिनके पास संपत्ति है। तो इस प्रकार जिनके पास धन दौलत है उनको तो नागरिकता दे दी जाती है, और जिनके पास धन दौलत नहीं है, संपत्ति नहीं है, उनको नागरिक विहीन बना दिया जाता है। तो इस प्रकार ये जो दृष्टिकोण है वो केवल धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण का क्या करता है? पक्ष पोषण करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार तत्कालीन समय के लिए तो हो सकता है प्रासंगिक हो, लेकिन वर्तमान समय में उसके नागरिकता संबंधी विचारों को लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कह सकते हैं कि अरस्तु ने नागरिकता संबंधी कार्यों में या अवधारणा में कर्तव्यों पर ज्यादा जोर दिया, लेकिन वर्तमान समय में जो नागरिकता का आधार होता है वो होता है अधिकार। इस प्रकार ये टॉपिक पूरा हुआ। धन्यवाद।